मेरी शादी एक इंसान से नहीं बल्कि हैवान से हुई थी, जो कि शादी की रात से ही मेरा खून पीता था। आखिर क्या हुआ मेरी जिंदगी के साथ? उस हैवान के साथ रहते हुए मुझे जिंदगी मिली या मौत? मेरी कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कभी सच में ऐसा किसी के साथ हुआ है। लेकिन यह सच है, क्योंकि यह मेरे साथ हुआ है। शादी की पहली सुबह ही मुझे खुद पर रोना आ रहा था। जी कर रहा था जोर जोर से चीखूं चिल्लाऊं, परंतु मैं शांत रही क्योंकि मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। और कल रात जो मेरे ऊपर बीती थी, मैंने जो तकलीफ सही थी, वह सब बस मैं और मेरा भगवान ही जानता था। उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बड़ी मुश्किल से मैं उसकी बाहों से निकलकर रसोई घर में आई थी। मेरा हाल बहुत ही ज्यादा बुरा था। मेरे पूरे शरीर पर जख्म के निशान भरे पड़े थे। कल रात जो मेरे साथ हुआ था, उसके बारे में सोच सोचकर मेरी रूह कांपे जा रही थी। अभी भी मुझे याद है वह खौफनाक पल, कैसे वह मेरे करीब आया, फिर अचानक से मेरे हाथों को पकड़ा और अपने चेहरे को करीब लाते हुए बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मेरे प्यार की आग को बर्दाश्त कर पाओगी? उसे तुम सह पाओगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि शादी की पहली रात को यह मेरे साथ कैसी बातें कर रहे हैं। क्या शादी की पहली रात को कोई पति अपनी पत्नी से इस तरह की बातें करता है? प्यार तो ऐसा एहसास है जो कि आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को करीब लाता है। मैं उस वक्त क्या कहती? मैंने बिना सोचे समझे ही अपना सर हाँ में हिला दिया। मैंने उसे कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी एक अच्छी पत्नी बनने की। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहूंगी। यह सुनते हुए एक अजीब सी हंसी हंसने लगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी अच्छी पत्नी वाला किरदार मुझे कितना भारी पड़ने वाला था। मेरा सिर्फ हाँ कहना ही था कि अब वह मुझ पर एक जंगली और वहशी जानवर की तरह टूट पड़ा था। उसने मेरे शरीर को यहाँ वहां जहां उसका मन हुआ वहां पर अपने दांतों से काटा, और फिर जब मेरे शरीर से खून बहने लगा तो वह उस खून को एक वहशी दरिंदे की तरह चाटने लगा। मैं दर्द से छटपटाने लगी। पति पत्नी में प्यार क्या होता है, यह तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। वह मेरे शरीर को इस तरह से मसल रहा था मानो मैं कोई वस्तु हूँ। उसे मेरे दर्द से तकलीफ से कोई भी मतलब नहीं था। वह बस अपनी हवस पूरा करना चाहता था। जब वह मुझे काट रहा था तो मैं चिल्लाने लगी, क्योंकि मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी जान ही निकल जाएगी। तो फिर वह मेरे कान के पास आकर धीमी सी आवाज में बोला, शोर मत करो, नहीं तो लोग समझेंगे कि हम कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहे हैं। मुझे तो उसकी कोई बात समझ में ही नहीं आ रही थी, वह क्या कह रहा है और अब आगे मेरे साथ और कौन कौन सा जुल्म करने वाला था। सोचकर मैं सिहर उठी थी। वह मेरे शरीर से बहते हुए खून को बहुत ही आसानी से चाट चाट कर साफ कर रहा था। मैं तो उसकी हरकतों से हैरान थी कि यह इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकता है। यह तो मुझे आदमी के रूप में एक दरिंदा नजर आ रहा था, लेकिन अभी तो वह रिश्ते में मेरा पति था, क्योंकि मेरी उससे शादी हुई थी और इसलिए मैं उसे कुछ कह नहीं पा रही थी। फिर काफी देर के बाद जब उसकी हवस पूरी हो गई तो वह मुझे अपनी बाहों में जोर से भरकर लेटा हुआ था। मैं चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं अब काफी थक चुकी थी। मन में तो आ रहा था कि बाथरूम में जाकर छुप जाऊं, मगर मुझे पता था कि अगर यह आदमी वहां पर भी पहुंच गया तो मेरी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगी। इसलिए जब तक सोया नहीं मैं यूं ही उसकी बाहों में पड़ी रही, और फिर जैसे वह सो गया तब मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके बाहों की कैद से निकलकर रसोई घर में आकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत ही जोरों की भूख लग रही थी। जी कर रहा था कि जल्द से जल्द कुछ खा लूं, लेकिन इस शानदार से बंगले के इतने बड़े रसोई घर को देखकर और इसमें महंगे से महंगे नई तरीके के सामान को देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से गैस चूल्हा को जलाकर उस पर अपने लिए कुछ खाना बनाऊं, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं यह गैस चूल्हा नहीं जला पाई थी। आखिर मैं थक हार कर वहीं पर चुपचाप से एक कोने में टेबल पर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, कोई नौकर जाग जाए और आकर मेरी मदद कर दे। इतना बड़ा घर था तो नौकर चाकर भी तो ढेर सारे ही होंगे, इतना तो मैं समझ ही गई थी। ना जाने मेरे मम्मी पापा को इतना अमीर रिश्ता कैसे मिल गया था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी आंखों के सामने बार बार मेरे मम्मी पापा का चेहरा घूम रहा था। अभी मैं यही सब सोच ही रही थी, उसी वक्त मुझे रसोई घर में किसी के आने की आहट सुनाई दी।
मुझे लगा शायद कोई नौकर होगा, लेकिन जब मैंने सर उठाकर देखा तो मेरा पति मेरे सामने खड़ा था और अपने चेहरे पर एक गहरी मुस्कान लिए हुए था। उसकी मुस्कान देखकर मैं काफी घबरा गई और जल्दी से खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह कहने लगा, मेरी जान, तुमने कमरे से बाहर आने की कोशिश क्यों की? तुम्हें तो यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम बिना मुझसे पूछे उस कमरे से बाहर क्यों आई? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितना बुरा लगा है? ये कहते कहते वह मेरे एकदम करीब आ गया। मुझे तो काफी डर लग रहा था। जी चाह रहा था जल्द से जल्द इस घर से कहीं दूर भाग जाऊं, क्योंकि उसे देखते ही रात भर जो मेरे ऊपर जुल्म हुआ था वह सब मुझे याद आने लगे थे। मैं उसकी उस दरिंदगी को भूली नहीं थी। वह करीब आकर मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, जवाब दो, यूं चुपचाप से खड़ी मत रहो। उसका चेहरा अब गुस्से से सख्त हो रहा था। यह देखकर मैं काफी डर गई। मैंने डरते डरते कहा, मुझे बहुत ही जोरों की भूख लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई थी, लेकिन मुझसे यह गैस चूल्हा नहीं जल रहा है। मेरी बात सुनकर वह मुझे घूरने लगा और फिर कहा, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्यारी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है। उसकी बात सुनकर मैं बेबस भरी नजरों से उसे देखने लगी और सोचने लगी, न जाने मैं कहाँ फंस गई। शादी से एक सप्ताह पहले मैं अपनी मम्मी और पापा के साथ कितना खुश थी। मानते हैं कि हम लोग गरीब थे। मेरे पापा ऑटो चलाते थे और मेरी माँ कपड़े सिलाई करके किसी तरह से घर चलाया करती थी। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी, इसलिए मम्मी पापा बचपन से ही चाहते थे कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो, जहां मुझे गरीबी का सामना न करना पड़े। मैं देखने में भी काफी खूबसूरत थी। कोई भी मुझे देखकर नहीं कह सकता था कि मैं इतने गरीब घर से हूँ। फिर एक दिन जब मम्मी किसी काम से बाहर गई हुई थी और जब शाम को घर वापस आई तो मुझे देखते ही कहने लगी, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी बेटी ने बहुत ही अच्छा नसीब पाया है। देखो कितना अच्छा रिश्ता बैठे बैठे मिल गया। उन्हें शादी की थोड़ी जल्दी है, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं। मेरा दामाद लाखों में एक है। मेरी मम्मी और पापा इस रिश्ते से बहुत ही ज्यादा खुश थे और फिर देखते ही देखते सिर्फ एक हफ्ते में ही मेरी शादी हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी यह शादी किसी खुशियों की चाबी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की बर्बादी थी। शादी करके जैसे ही मैं यहाँ पर आई तो पहली नजर में तो मैं अपने पति को देखकर अपना दिल हार बैठी थी, क्योंकि ये वाकई में देखने में काफी खूबसूरत और हैंडसम थे। लंबे चौड़े और गोरे चिट्टे थे। इनकी बॉडी बहुत ही अच्छी थी। मैं अपने पति को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी और मैं अपना दिल इनको दे बैठी थी। लेकिन तभी तक मैं खुश थी जब तक मैंने इन्हें सिर्फ दूर से देखा था। परंतु कल रात जो मेरे साथ गुजरी वह सोच सोचकर ही मेरे जिस्म में एक करंट सी दौड़ जा रही थी। मेरा पति ऊपर से देखने में जितना ही सुंदर हैंडसम था, अंदर से वह उतना ही जालिम, दुष्ट और दरिंदगी से भरा हुआ इंसान था। लेकिन अभी उसने चूल्हा जला दिया और चाय बनाने लगा। यह देखकर मैं काफी घबराकर बोली, नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद ही बना लूंगी। मुझे डर लग रहा था कहीं वह मुझे और कोई कड़ी सजा ना दे दे। मेरी बात सुनकर वह फिर से मुस्कुराया और ना में सिर हिलाते हुए बोला, बहुत जल्द मैं तुम्हारे हाथ से बना हुआ नाश्ता भी खाऊंगा, लेकिन आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा, क्योंकि रात भर तुमने मेरे प्यार की ताकत को सहा है। इसके लिए कुछ इनाम तो बनता है। मैंने अपना सर झुका लिया। मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। वह मेरे लिए नाश्ता बनाने लगा और फिर मैं चुपचाप से वहीं पर खड़ी होकर सोचने लगी, आखिर क्यों भगवान ने मुझे सुंदर बनाया? आज अगर मैं सुंदर ना होती तो यह मुझसे शादी ना करता और आज मेरी यह हालत ना होती। मेरी खूबसूरती को देखकर मेरे लिए कई सारे रिश्ते आए थे, लेकिन इतने अमीर घर से कभी भी नहीं आए थे। इसलिए जैसे मम्मी पापा को इतना अमीर रिश्ता मिला, उन्होंने बिना सोचे समझे एक हफ्ते में ही मेरी शादी करके मुझे विदा कर दिया। अब वह मेरे लिए चाय और पराठा बना चुका था। मुझे चाय और पराठा देकर कहने लगा, इसे खाओ और खाकर बताओ कि कैसा बना है। तुम्हें और भी कुछ पसंद है तो मुझे बता दो, मैं वह भी बना दूंगा। मैंने धीरे से कहा, नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, मैं यही खा लूंगी। वह मेरे बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं मेरी प्यारी पत्नी, अगर तुम्हें कुछ और खाना तो तुम कह सकती हो। तो फिर मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी जुबान से कहा, ठीक है, मुझे आमलेट चाहिए। मेरे कहने की ही देर थी, उसने मेरे लिए तुरंत ही आमलेट बनाकर तैयार कर दिया। उसने सिर्फ मेरे लिए नाश्ता बनाया था, अपने लिए उसने कुछ भी नहीं बनाया था। मैंने उसे कहा, आपने सिर्फ मेरे लिए ही नाश्ता बनाया है?
अपने लिए आपने कुछ भी नहीं बनाया? तो वह नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम खाओ, मुझे अभी इस चीज की भूख नहीं है। मैं जाकर कपड़े बदल लेता हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है और देर भी हो गई है। और हाँ, आइंदा अब तुम कमरे से बाहर मत निकलना। जब तुम्हें भूख लगे तो कमरे में इंटरकॉम लगा हुआ है, उसे से तुम नीचे ऑर्डर कर देना। तुम्हारा खाना कमरे में आ जाएगा। कमरे से बाहर कदम रखने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना, नहीं तो फिर तुम मेरा वह रूप देखोगी जिसे कि तुम भूलना भी चाहोगी तो नहीं भूल पाओगी। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और मैंने सिर्फ हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। मैं चुपचाप से अपना नाश्ता करने लगी। वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा और फिर जैसे ही मेरा नाश्ता खत्म हुआ, वह मुझे लेकर कमरे में आया और फिर मुझे कमरे में छोड़कर फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। मैंने राहत की सांस ली, मगर कुछ ही देर के बाद वह तौलिया लपेटे हुए बाथरूम से बाहर निकला। मुझे यह देखकर काफी शर्मिंदगी हुई। मैंने अपना सर झुका लिया तो वह मुझे कहने लगा, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? रात में ही तो हम दोनों के बीच से सारा पर्दा हट गया था। वह हंसते हुए बोला, तुम आखिर इतना शर्मा क्यों रही हो? मैंने रात भर तुम्हें अपने प्यार के रंग में रंगा, फिर भी तुम्हें मुझसे शर्म लग रही है। रुको, अभी तुम्हारा सारा शर्म दूर कर देता हूँ। यह कहकर वह जैसे ही मेरे करीब आया, मैं डर से थर-थर कांपने लगी। ना जाने अब यह क्या करेगा। लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं किया और मेरे गाल को छूकर हंसते हुए अलमीरा से अपने कपड़े निकालकर पहनने लगा। थोड़ी देर बाद वह कपड़े पहनकर मेरे सामने खड़ा हो गया था। थ्री पीस सूट में काफी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन कोई भी उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे का हकीकत को नहीं जानता था। फिर अचानक से वह मेरे गर्दन की तरफ झुक गया और बिना सोचे समझे उसने अपने दांत मेरे गर्दन में चुभो दिया। उसके ऐसे करने से मेरा तो दम ही निकलने वाला था। मैं उसके पीठ पर मुक्का मारने लगी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसे मेरी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, और फर्क पड़ता भी तो कैसे? मैं एक नाजुक सी लड़की थी और वह एक मजबूत शरीर वाला आदमी था। उसकी बॉडी से पता चलता था कि वह नियमित जिम करता है। फिर अपनी मर्जी से ही वह मेरे पीछे से हटा। मेरे गर्दन का खून उसके ओठों पर लगा हुआ था। फिर वह मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। मैं फौरन बाथरूम गई और जल्दी से जाकर अपने गर्दन को पानी से धोया। ना जाने यह आदमी मेरे साथ क्या करना चाहता था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप से बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। मुझे खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर मैंने क्यों नहीं अपने मम्मी पापा को कहा? एक बार तो लड़के के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लो। ऐसा कैसे कोई इतना अमीर आदमी एक पल में ही शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? लेकिन मैं मम्मी पापा की खुशी को देखकर इस बारे में उनसे कुछ भी बोली ही नहीं, और जिसका नतीजा यह हुआ कि आज मुझे यह सब भुगतना पड़ रहा था। मम्मी पापा तो खुश होकर सिर्फ यही कह रहे थे, लड़का अकेला है, बड़ा सा बंगला है, गाड़ी है, ढेर सारे नौकर चाकर है, मेरी बेटी तो रानी बनकर रहेगी। ऐसो आराम के सारे सामान उस बंगले में मौजूद है जो मेरी बेटी ने अभी तक नहीं देखे हैं। मेरी भी बाकी लड़कियों की तरह एक ख्वाहिश थी, जिस लड़के से मेरी शादी हो वह बहुत अमीर हो। लेकिन जब मुझे अमीर आदमी मिल गया और उसका यह रंग देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, इससे अच्छा तो मेरे पापा है, जो भले ही दो वक्त की रोटी बहुत ही मुश्किल से जुटा पाते थे, परंतु मेरी मम्मी को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। मुझे बार बार अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी। मैं काफी देर तक रोती रही। मैं कमरे में अकेले चुपचाप से बैठी हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। दोपहर हो गई थी और मुझे भूख लग गई थी, लेकिन कमरे से तो मुझे निकलना नहीं था। फिर उसी वक्त कमरे में मौजूद टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैंने डरते डरते टेलीफोन की तरफ देखा। समझ में नहीं आ रहा था कि इसे उठाऊं या ना उठाऊं, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके फोन को कान में लगाया तो मेरे पति की आवाज मेरे कानों से टकराई। वह कहने लगे, किस खुशी में इतना हासु भावे जा रही हो? आखिर ऐसा क्या मैंने तुम्हारे ऊपर जुल्म कर दिया जो कि तुम रोए ही जा रही हो? तुम तो इस तरह से रो रही हो जैसे कि मैं मर गया हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे दिल डर से घबराने लगा। मैंने चारों तरफ नजर घुमाया और सोचा कि आखिर उसे कैसे पता चला कि मैं रो रही हूँ। मैं कुछ कहती इससे पहले वह बोला, एक बात याद रखना, 24 घंटे तुम मेरी नजरों में ही रहोगी। अगर तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू गिरते देखा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ में आ गया था कि वह मुझ पर चारों तरफ से
नजर रखे हुए है। दोपहर के 3 बज चुके थे। मेरा दिल चाह रहा था कि कमरे से बाहर चली जाऊं, लेकिन मैं जानती थी ऐसा करने से वह आदमी मुझे किसी भी तरह से माफ नहीं करेगा। मुझे अब बहुत ही जोरों से भूख लगने लगी थी, इसलिए मैंने अपने सामने लगे इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे कानों से लगाया। मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा था। मैं कुछ कहती उससे पहले ही एक औरत की आवाज मेरे कानों में टकराई। मैडम जी, आपको क्या ऑर्डर करना है? मैंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ला दो। कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर वही औरत की आवाज आई, मैडम बताएं आप क्या खाओगे? हम अभी आपके लिए ला देंगे। मैं घबराकर बोली, कुछ भी ला दो, क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लग रही है। यह कहकर मैंने इंटरकॉम रख दिया। लगभग 10 मिनट के बाद कमरे के दरवाजे को किसी ने खटखटाया तो मैंने दरवाजा खोला। सामने एक नौकरानी ट्रे में खाना लेकर खड़ी थी। खाना देते हुए कहने लगी, मैडम आप रात में क्या खाओगी, मुझे बता दो। मैंने कहा, शुक्रिया, मैं रात में भी यही खाना खा लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह सिर हिलाकर कमरे से चली गई। खाना खाने के बाद अचानक मुझे नींद आने लगी और मुझे इतनी नींद आ रही थी इसका कोई हिसाब नहीं था। खाना खाकर पानी पीने के बाद मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। इतनी जोरों की मुझे नींद आ रही थी कि मैं खुद हैरान थी कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी, पर ना जाने खाना खाते खाते ही मुझे कौन सा नशा चढ़ गया था और फिर कब मैं नींद के आगोश में चली गई, मुझे कुछ भी पता ना चला। 2 घंटे के बाद अचानक से मेरी आंखें खुली तो मैं हैरत भरी नजरों से इधर उधर देखने लगी, क्योंकि जब मेरी नींद खुली तो मैं उस बिस्तर पर उस कमरे में नहीं थी जहां पर कि मैं सोई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जहां पर मैं थी वहां पर काफी अंधेरा था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जमीन पर पड़ी हुई थी। मैं लगातार अपने मम्मी पापा को बुला रही थी। मेरे साथ यह क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे अंधेरे में काफी डर लग रहा है और मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। पर वहां पर कोई भी मेरी बात सुनने वाला नहीं था। डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी और फिर अब जैसे ही सच में मेरी सांसें बंद होती कि अचानक से उन कमरे में रोशनी फैल गई। मैं जिस जगह पर थी वह कोई तहखाना था। मैंने इधर उधर नजर किया तो मुझे सामने दरवाजे के पास मेरे पति नजर आए। मैं फौरन भागकर उसके पास गई और उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि मैं अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। थोड़ी देर के बाद मैं उससे अलग हुई। अब मेरा मन कुछ शांत हुआ था। मैं उसे और कुछ कहती कि इससे पहले उसने मेरे बालों को जोर से पकड़ लिया और मुझे कहने लगा, तुम्हें नौकर को अपना फैसला कैसे सुना दिया? तुम्हें एक बार यह ख्याल नहीं आया कि मुझसे फोन करके पूछ लूं कि तुम दोपहर को क्या खाओगे? वह मेरे बालों को जोर से खींच रहा था। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसकी यह बातें भी मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही थी। मेरे आंखों में आंसू आ गए। वह मुझे फिर से कहने लगे, मैंने तुम्हें सुबह कहा था ना कि मुझे तुम्हारे आंखों में एक भी आंसू नहीं चाहिए। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। न जाने यह कैसा इंसान था जो इस तरह से बातें कर रहा था। मैंने कहा, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? मैं उसे अभी और कुछ कहती इससे पहले उसने एक जोरदार थप्पड़ मुंह पर दे मारा, जिससे कि मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। वह चिल्लाकर कहने लगा, आइंदा से अगर गलती से भी कोई गलती की तो फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं करोगी। तुम क्या पहनोगी, क्या खाओगी, मैं तय करूंगा। तुम सब चीज मुझसे पूछकर करोगी। तुमने किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हारे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके कुत्ते के आगे डाल दूंगा। तुम मेरे गुस्से को नहीं जानती हो। आइंदा मेरी सारी बातों को अपने इस दिल में और दिमाग में बैठा कर रखना। मैं थर-थर कांपे जा रही थी। मेरा बस चलता तो मैं इसी वक्त यहाँ से भाग जाती। फिर वह अचानक से मेरे करीब बैठ गया और मेरे चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर कहने लगा, मेरे ख्याल से तुम्हें अब सब समझ में आ गया होगा। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। फिर उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कमरे में लेकर आ गया। कमरे में आने के बाद मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा और फिर उस आदमी ने एक बार फिर से मुझे गिद्ध की तरह नोचा। कमरे में आते ही मेरे शरीर को जानवरों की तरह जगह जगह काटने लगा। मैं दर्द से छटपटाने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी तो उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया, जिससे मेरी आवाज अंदर ही अंदर दबकर रह गई। वह मुझे अपनी बाहों में भरकर सीधा बिस्तर पर लाया था और जंगली जानवर की तरह मुझे नोचना शुरू कर दिया था। कहने का तो वह मेरा पति था, मैं उसकी इज्जत थी, लेकिन उसने मुझे किसी
खिलौने की तरह इस्तेमाल किया था। काफी देर तक अपनी हवस मिटाने के बाद वह मुझसे अलग हुआ। मेरे शरीर में एक जरा भी जान नहीं बचा था। मेरा दिल रो रहा था, आंखों से आंसू निकल निकल कर सूख चुका था। सिर्फ 2 रातों में ही उसने मेरी यह हालत कर दी थी। आखिर जिंदगी कैसे गुजरेगी यह सोचकर मेरी जान निकल रही थी। वह रात मेरे लिए काफी तकलीफ भरी थी। पहली रात को मुझे कम तकलीफ हुई थी, लेकिन इस रात को उसने बिल्कुल भी मुझ पर रहम नहीं किया था। फिर सूरज की पहली किरण के साथ ही मेरी आंखें खुल गई थी, लेकिन शरीर में इतना दर्द था कि मैं 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। थोड़ी देर के बाद वह उठा और मेरी आंखों में देखकर कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें इस तरह से लेटी हुई हो? तुम्हें चाहिए कि तुम जल्दी से उठो और मेरे लिए अलमीरा से कपड़ा निकालो। दिल तो चाह रहा था कि उसे कह दो कि जो नियम तुमने बनाए हैं पहले मुझे उसके बारे में बताओ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ आगे की जिंदगी शुरू करूंगी। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस आदमी को सामने एक शब्द भी बोलूं। मैं घबराकर उठने की कोशिश की तो उसने फिर से मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, मैंने अभी तुम्हें उठने के लिए कहा है। वह क्या करने वाला था, क्या चाहता था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह तो इंसान के रूप में एक जानवर था जिसे समझना मेरे बस की बाहर थी। वह मुझे देखते हुए बोला, चुपचाप लेटी रहो जब तक मैं ना कहूँ। अपनी जगह से हिलना भी मत। शायद मुझ पर अपना हुक्म चलाना चाहता था, लेकिन मैं उसे बताना चाहती थी, मैं कोई फिजूल खुर्च नहीं हूँ, बल्कि एक जिंदा इंसान हूँ जिसके सीने में दिल और उस दिल में कुछ एहसास है जो एक औरत अपने मर्द के लिए रखती है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। वह काफी देर तक मुझे अपनी बाहों में जकड़कर लेटा रहा और शायद उसे एहसास हो गया था कि सचमुच काफी देर हो गई है। फिर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और मुझे देखकर बोला, मैं नहाने जा रहा हूँ, तो मेरे कपड़े तैयार करो, काले रंग का ड्रेस निकालना। मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे अपनी कमर में तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि जिस तरह से उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर पटका था मेरी कमर में शायद चोट लग गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से खड़े होकर अलमीरा तक आई, उसके लिए कपड़े निकालकर ड्रेसिंग रूम में रख दिया और सोफे पे आकर बैठ गई। मेरा बुरा हाल हो रहा था, बार बार मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। वह बाथरूम से निकलकर आया और कपड़े पहनने लगा तो मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली और सर झुकाकर बोली, साहिल, दर्द के मारे मेरी जान निकल रही है। यह सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ? मैं फौरन बोली, मेरी कमर में बहुत ही दर्द हो रहा है, मेरी जान निकल रही है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। उसने एक नज़र मेरे शरीर पर डाली, फिर कपड़े पहनकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। उसके हाथों में एक चादर था, उसने वह चादर मेरे ऊपर लपेट दिया और फिर मुझे अपने बाहों में उठा लिया। तो मैं घबराकर उसे देखने लगी तो वह बोला, तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। वहाँ तुम्हारा मालिश वगैरह होगी, तुम बेहतर महसूस करोगी। एक पल के लिए मुझे हैरानी हुई थी। जो आदमी मुझे कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था, अपना हर हुक्म मुझ पर चला रहा था, आज वह मुझे घर से बाहर लेकर जा रहा था। मैं उसकी हरकतों को बस देखे ही जा रही थी। वह मुझे सीधे ले लाकर गाड़ी के अगले सीट पर बैठाया और बोला कि मैं डॉक्टर के घर पर भी बुला सकता था, लेकिन मेरे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें क्लिनिक छोड़कर सीधा ऑफिस जाऊंगा। अपना चेकअप वगैरह करवाकर तुम वहीं पर बैठे रहना। लगभग 1 घंटे के बाद मैं वापस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मैंने सर को हल्का सा हिलाया। थोड़ी ही देर के बाद वह मुझे लेकर अस्पताल पहुंचा। एक नर्स को कुछ पैसे देते हुए बोला, इसे ध्यान से डॉक्टर राहुल के पास लेकर जाओ। उस नर्स ने मेरे शरीर पर एक नजर डाली। मेरे चेहरे पर जख्म के निशान भरे पड़े थे। मैंने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया था। वो मेरा हाथ पकड़कर डॉक्टर राहुल के पास लेकर जाने लगी। बीच बीच में वह कह भी रही थी, आप ठीक तो है ना? मैंने फिर हल्का सा अपना सर हिलाया। वह कहने लगी, अगर चलने में दिक्कत हो रही है तो मैं व्हीलचेयर मंगवा देती हूँ। मैंने ना में अपना सर हिला दिया। मैं सिर्फ उसे इतना ही कह पाई, प्लीज मुझे डॉक्टर राहुल के पास ले चलो, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही खराब हो रही है। मेरे पीठ में बहुत ही ज्यादा दर्द है। अब वह मुझे सीधा लेकर डॉक्टर राहुल के केबिन के पास पहुंचा। उसने केबिन का दरवाजा खटखटाया और मुझे अंदर लेकर चली गई। लेकिन जैसे मेरी नजर डॉक्टर राहुल पर पड़ी, मैं उसे हैरत भरी नजरों से देखने लगी, क्योंकि डॉक्टर राहुल का चेहरा बिल्कुल मेरे पति के चेहरे के जैसे था। मैंने एक नजर सिर्फ नर्स की तरफ देखा, दूसरी नजर डॉक्टर को। तो अब इस बार डॉक्टर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरी तरफ आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहने लगा, भाभी, मैं आपका देवर हूँ। मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी, न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि सच में ये मेरा पति
है और मेरे साथ नाटक कर रहा है, लेकिन एक बात उसमें अलग थी। वो यह था कि उसके हाथों पर टैटू बना हुआ था और इसी से मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ था। वो मुझे देखते ही बोला, भाभी आपके चेहरे पर यह निशान कैसे? लेकिन फिर अचानक बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि अब उसकी नज़र मेरी गर्दन पर चली गई थी। फिर वह मुझे कहने लगा, आखिर आपने उनसे शादी क्यों की? उसके अचानक सवाल पर मैंने बिना सोचे उसकी तरफ देखा। वह बोला, क्या आपको भाई की हकीकत मालूम है? मैं इस बार भी कुछ नहीं बोली। मैं चुपचाप से उसे देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। आखिर यह इस तरह से अपने भाई के बारे में बातें क्यों कर रहा है? मैंने उन्हें कहा, देखो मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। आप प्लीज सवाल करके मेरा समय बर्बाद ना करें। मेरी बात सुनकर उसने अपनी गर्दन हिलाई और फिर एक महिला डॉक्टर को अपने कमरे में बुला लिया। उस महिला डॉक्टर ने मुझे अच्छे से देखा और फिर मुझे एक छोटे से कमरे के अंदर लेकर गई। वहां पर उसने मुझे उल्टा लेटा दिया और फिर धीरे धीरे करके मेरे कमर पर मलहम लगाने लगी। फिर अचानक बोली, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैंने ना में सर हिलाया तो वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारे पति की भाभी और उसके छोटे भाई की बीबी और तुम्हारी देवरानी हूँ। हम दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। कहा, मेरे पति ने मुझे अपने घर वालों के पास इलाज के लिए भेजा था, इसलिए मैं उन लोगों से कोई भी बेकार की बात नहीं करना चाहती थी, जिससे मेरी जिंदगी में और भी ज्यादा मुश्किलें आए। फिर वह मुझे कहने लगी, मुझे बहुत ही दुख है कि तुम्हारी शादी ऐसे इंसान से हो गई, लेकिन तुम नादान हो। तुम्हें एक बार उनके बारे में जांच पड़ताल कर लेना चाहिए था। ऐसे कैसे तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली? जिस इंसान से तुमने शादी की है उसके साथ रहते हुए तुम अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कर सकती हो। यह दर्द तो बहुत छोटी चीज है मेरी जान। अब तुम अपने आप को मजबूत बनाओ। जब तक जिंदा हो, जब तक तुम्हारे पास सांसें हैं, अपने लड़ो। कब तक तुम इस तरह से बेचैन होकर यहाँ पर आओगे? इस बार मैं बड़ी हैरानी के साथ उसकी तरफ देखी और बोली, क्या मतलब? कौन मुझे मारेगा? आप किस तरह की बातें कर रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनकर वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। बस अपना ख्याल रखना और कभी भी अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे, तुम हिम्मत करके उसका सामना करना। ऐसा खुद को उसके हलावा हवाले करके उसे अपनी मनमानी नहीं करने देना। यह कहकर और मेरे जख्मों पर मलहम लगाकर वह मुझे बाहर ले आई। मैं सोचने लगी, जब ये दोनों मुझसे इतनी हमदर्दी दिखा रहे थे, तो फिर मेरा भी हक बनता है कि मैं उनसे पूछूं कि वह क्या बोलना चाह रहे थे। मैंने डॉक्टर राहुल की तरफ देखा और उनसे बोली, आपके भाई को आने में आधा घंटा है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आप मुझसे अपनी छोटी बहन या अपना समझकर मुझे सारी बातें सच सच बताएंगे? मेरी बातें सुनकर डॉक्टर राहुल बोला, जो पूछना है पूछो। मैं कुछ पर खामोश रही और बोली, आपका भाई बहुत ही अजीब हरकत करता है। दांत गड़ाकर खून निकालता और उसे चाट जाता है। बहुत ही अजीब और बेकार हरकतें करता रहता है। अगर मैं उसके खिलाफ जरा सा भी कुछ करूं, अपनी मर्जी से कोई भी काम करूं, तो वह जानवर बन जाता है। आखिर आपका भाई ऐसी हरकत क्यों करता है? आप उनके भाई हैं, आपको तो यह पता होगा। क्या आपके भाई के दिल में कोई दर्द छुपा हुआ है या कोई और भी बात है जो कि मुझे पता नहीं है? मेरी बात सुनकर डॉक्टर राहुल खामोश हो गए और कुछ ही देर खामोश रहने के बाद बोले, जब तुमने शादी की थी तो क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे पति के बारे में जांच पड़ताल की थी? उसके आस पड़ोस वालों से पता किया था कि वह कैसा इंसान है? राहुल की पत्नी कहने लगी, अच्छा बताओ, शादी के कितने वक्त हुए? मैंने कहा, सिर्फ एक हफ्ता ही अभी हमारी शादी को हुआ है। एक सप्ताह पहले ही मेरे मम्मी पापा ने यह रिश्ता देखा था और फिर एक हफ्ते के अंदर ही हमारी शादी हो गई। उन्होंने उनके बारे में जांच पड़ताल की थी या नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर राहुल ने जो बात मुझे कही, उसे सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं तो पूरी तरह से फंस चुकी थी। मैं अपनी जगह से बिना सोचे खड़ी हो गई और उसे हैरानी से देखने लगी। वह मुझे देखते ही बोला, यही लालच इंसान को हमेशा जुल्म की दलदल में धकेलता है। माना कि मेरे भाई के पास बहुत ही सारा पैसा है, उसका अपना खुद का बंगला है। माना कि वह मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार भी करता है,
मुझे अपने कारोबार में हिस्सा भी देगा, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता है वह कभी भी अपना यह प्यार वाला रूप बदल सकता है। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें नर्क में ढकेल दिया है और अब तुम्हें सारी जिंदगी उसके साथ यूं ही जीना पड़ेगा। यह सब तकलीफ तुम्हें सहनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन निकल चुकी थी, मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। मैं बोली, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ये झूठ है, आप मजाक कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल की बात सुनकर मैं अपना सारा दर्द भूल चुकी थी। फिर डॉक्टर राहुल कहने लगे, तुम्हारा पति इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक आदमखोर जानवर है। जिसे भी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करता है, उसका खून निकाल निकाल कर पीता है, उसे जान से मार देता है। उसे जो भी लड़की पसंद आती है, वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल करता है और फिर उसका खून निकाल निकाल कर उसे मार देता है। कई इंसान आज भी इस दुनिया में ऐसे हैं जो कि आदमखोर हैं, जो इंसान होकर भी इंसानी खून ही पीना पसंद करता है। मुझे सब याद आने लगा किस तरह से साहिल भी मेरे साथ यही सब करता था। पहले तो वह मुझ पर अपने दांत कड़ाता था और फिर निकला हुआ खून को चाटना शुरू कर देता था। यह कोई झूठी बात नहीं थी, 2 दिन से मेरे साथ यही सब हो रहा था। अब मैंने डॉक्टर राहुल से कहा, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मेरी शादी को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और इन 2 दिनों में मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। मेरी देवरानी बोली, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। वह शख्स जब तुम्हें खत्म नहीं कर देगा, चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके पास पैसों की ताकत है। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम दोनों ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की, तो फिर हम दोनों की डॉक्टरी लाइसेंस वह रद्द करवा देगा और हमारी नौकरी चली जाएगी। वह ऐसा ऐसा इल्जाम हम दोनों पर लगाएगा कि हम जेल चले जाएंगे। मैं अब जोर जोर से रोने लगी थी। डॉक्टर राहुल खामोश रहे और फिर अचानक बोले, तुम्हें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा, जहाँ वह तुम्हें ढूंढ ना सके। अगर तुम इस शहर में रही तो वह तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा और फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत ही घबरा गई। मेरी उम्र बहुत ही छोटी थी और मेरे मम्मी पापा बहुत ही भोले भाले और सीधे थे। उन लोगों ने तो मेरी खुशी चाही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्दीबाजी में लिया गया शादी का फैसला मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हुआ था। फिर उन दोनों ने मुझे एक बेहतरीन प्लान समझा दिया। वो कहने लगे, अभी तुम फिलहाल अपने पति के साथ जाओ, 1-2 दिन उसके साथ गुजारो और फिर जैसे ही वह रात में गहरी नींद में सो जाए, तुम घर के पीछे वाले हिस्से से निकलकर गली के आखिरी हिस्से पर आ जाना। मेरी गाड़ी तुम्हें वहां से ले लेगी। मैं हैरान थी, यह शख्स मेरी खुद मेरी मदद क्यों कर रहा था? मुझे डर भी लग रहा था कि ना जाने अब आगे क्या क्या होगा, लेकिन फिलहाल मैंने ऐसा ही किया जैसे डॉक्टर राहुल ने मुझे समझाया था। 2 दिन अपने पति के साथ रहने के बाद मैं आधी रात को घर के पीछे वाले हिस्से से गली तक पहुंची। मेरा पति जब रात में सो जाता था तो उसे कुछ भी होश नहीं रहता था, क्योंकि वह काफी गहरी नींद में सोता था। सोने से पहले वह मेरे साथ ना जाने कितनी दरिंदगी दिखाता था, लेकिन सोने के बाद एकदम से शांत और गहरी नींद में चला जाता था और मैंने इसी चीज का फायदा उठाया। गली से निकलकर मैं सीधा गाड़ी पर जाकर बैठ गई, जो कि वहां पर पहले से ही लगी हुई थी। और अब उस गाड़ी में बैठकर मैं कश्मीर की तरफ चली गई थी। और सच में वहां पर वह मुझे ढूंढ नहीं पाया। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत और बड़ा शहर था, जहां पर मेरा मिलना उसके बस से बाहर था। मैं यहाँ इस शहर में आकर गरीब इलाके में जाकर बस गई। शुरुआत में तो मुझे बहुत ही तकलीफ हुई, लेकिन शुक्र है भगवान की कि अब मैं बहुत ही सुकून और खुशी से अपना जीवन बिता रही हूँ। मेरे भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि कभी किसी बेटियों को जीवन में इस तरह का हादसा ना हो, किसी की बेटी को ऐसा तकलीफ ना आए, क्योंकि कोई भी बेटी इतनी तकलीफ सह नहीं पाएगी जो मैंने सहा था। और मेरी उन माता पिता से भी गुजारिश है, जो कि बिना सोचे समझे और सिर्फ पैसों को देखकर अपनी बेटियों की शादी जल्दीबाजी में कर देते हैं। कभी भी शादी में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी ऐसा बंधन है जिसके जीवन भर निभाना पड़ता है, नहीं तो कई सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।